अगर किसी ने लेख लिखा हो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, और हिंडनबर्ग के खिलाफ आज तक अडानी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बड़ा हल्ला था कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, हम हिंडनबर्ग से जवाब तलब करेंगे, और हिंडनबर्ग भी ताल छोड़कर खड़ा हो गया कि आओ जो करना हो करो, हम उसको झेलेंगे। और आज तक हिंडनबर्ग के खिलाफ अडानी ग्रुप की तरफ से, अडानी समूह की तरफ से कोई जो है वो एफआईआर नहीं हुई। उसके बाद लगातार अडानी समूह के खिलाफ खबरें आती रही हैं, जिसमें ओसीसीआरपी की खबर नवीनतम है, जिसे फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा है, जिसमें कोयला घोटाले के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि किस तरह आयातित कोयले को 1 रुपए का कोयला 8 रुपए, माने 8 गुना ज्यादा दाम में ला के भारत में अडानी समूह बेच रहा है, जिसका अंततः भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है जो उस कोयले से उत्पादित बिजली का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले को गुजरात पुलिस की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर एक लेख लिखने के कारण उन पर गुजरात पुलिस के हाथों गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। अडानी के इशारे पर किस तरह गुजरात पुलिस नाचती है, इसका उदाहरण पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला, जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग विवाद पर अडानी समूह के खिलाफ लेख लिखने वाले 2 गुजराती पत्रकारों को गुजरात पुलिस की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले को गुजरात पुलिस की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर एक लेख लिखने के कारण उन पर गुजरात पुलिस के हाथों गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। जस्टिस BOR गई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पारसनाथ सिंह के माध्यम से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई किया, जिसमें अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा जारी किए गए सम्मन को चुनौती दी गई थी, जिसमें नायर और मंगनाले को संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना OCCRP वेबसाइट पर प्रकाशित उनके महत्वपूर्ण लेख की प्रारंभिक जांच संबंधी पूछताछ के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया था। जस्टिस गवई ने सुनवाई में की शुरुआत में दोनों पत्रकारों को प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह से पूछा कि उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया, जिसके जवाब में इंदिरा जयसिंह ने कहा, नोटिस पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है, उन्हें वहां जाने के लिए नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि पहला सवाल है कि किस कानून के तहत गुजरात पुलिस ने ये नोटिस जारी किए। नोटिस कथित तौर पर एक निवेशक के आवेदन के आधार पर लेख की जांच के लिए शुरू की गई और प्रारंभिक जांच के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने पीठ को बताया कि नायर और मंगनाले को उस आवेदन की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई जिसका संबंध में उल्लेख किया गया था। उन्होंने कहा कि दोनों को न तो नोटिस जारी करने के लिए लागू किए गए कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया गया और न ही उन्हें बताया गया कि नोटिसों के संबंध में उनके खिलाफ FIR लंबित है या नहीं। इसके अलावा जब उन्होंने जानकारी के लिए अहमदाबाद अपराध शाखा को पत्र लिखा तो उन्हें बताया गया कि जब वो पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे तो मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जयसिंह ने बताया कि गुजरात पुलिस ने नायर और मंगनाले को यह भी सूचित किया कि इस स्तर पर FIR दर्ज करने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने तर्क दिया यदि कोई FIR दर्ज नहीं की गई तो उन्हें किस आधार पर बुलाया जा रहा है। जयसिंह ने तर्क दिया कि यह धारा 41A की नोटिस है, क्या यह धारा 160 के तहत नोटिस है, क्या ये आरोपियों के चरित्र पर खरे उतरते हैं या वो गवाह हैं, कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नोटिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत जारी किए गए थे, जिसके तहत पुलिस अधिकारी गवाहों की उपस्थिति के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो उन्हें अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज किया जा सकता था। जयसिंह ने कहा कि अगर वे धारा 160 की नोटिस है तो उन्हें गुजरात पुलिस जारी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका निवास दिल्ली में है। गुजरात पुलिस का अधिकार क्षेत्र दिल्ली तक नहीं है। यह CRPC की धारा 41A के तहत नोटिस भी नहीं है। जयसिंह ने FIR दर्ज न होने की ओर इशारा करते हुए जोर दिया कि अपराध संज्ञेय या गैर संज्ञेय होने चाहिए, कोई तीसरी श्रेणी नहीं है। यदि यह संज्ञेय अपराध है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत FIR दर्ज की जानी चाहिए। उनके स्वीकारोक्ति पर ऐसी कोई FIR दर्ज नहीं की गई। अगर ऐसा मामला तो किस अधिकार से उन्हें ऐसे अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया जा रहा है जिसके पास उन्हें बुलाने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। जयसिंह ने कहा यह शुद्ध और सरल उत्पीड़न और संभावित गिरफ्तारी के प्रस्ताव के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा उन्हें बुलाने का कोई अधिकार नहीं है और यह संबंध संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
जयसिंह ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को उचित ठहराते हुए कहा कि दोनों पत्रकारों के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो है किया करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कोई कारण नहीं कि इन्हें पुलिस द्वारा अधिकारी के सामने पेश होने या किसी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया जाए। सीनियर एडवोकेट जयसिंह की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस गवई की पीठ ने दोनों याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। जयसिंह के आग्रह पर अदालत ने दोनों को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने का आदेश भी पारित किया। अब सवाल इस बात का है कि माने कहीं लेख छपा, कहीं वो छपा, तो उसमें वो अपराध कारित कहां हो गया? अगर किसी ने लेख लिखा और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और हिंडनबर्ग के खिलाफ आज तक अडानी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बड़ा हल्ला था कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, हम हिंडनबर्ग से जवाब तलब करेंगे, और हिंडनबर्ग भी ताल छोड़कर खड़ा हो गया कि आओ जो करना हो करो, हम उसको झेलेंगे। और आज तक हिंडनबर्ग के खिलाफ अडानी ग्रुप की तरफ से, अडानी समूह की तरफ से कोई जो है वो एफआईआर नहीं हुई। उसके बाद लगातार अडानी समूह के खिलाफ खबरें आती रही हैं, जिसमें ओसीसीआरपी की खबर नवीनतम है, जिसे फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा है, जिसमें कोयला घोटाले के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि किस तरह आयातित कोयले को 1 रुपए का कोयला 8 रुपए माने 8 गुना ज्यादा दाम में लाके भारत में अडानी समूह बेच रहा है, जिसका अंततः भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है जो उस कोयले से उत्पादित बिजली का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कोयला महंगा होता है तो बिजली का उत्पादन महंगा हो जाता है, और उत्पादन महंगा होता है तो बिजली की दरें महंगी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि आज तक ना ओसीसीआरपी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल टाइम्स पर कार्रवाई की, ना राइटर पर कार्रवाई की, न हिंडनबर्ग पर कार्रवाई की। और अगर उसमें किसी भारत के किसी पत्रकार का नाम आता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होने लगती है, भारतीय एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, और ऊपर से गुजरात की एजेंसियां और सक्रिय हो जाती हैं। मतलब एक जो है वो अडानी ग्रुप के निवेशक से एप्लीकेशन दिलवा के और उनको जो है तलब कर लिया गया, और तलब कर लिया गया, और जाने के बाद जो उनको हरेसमेंट होता पूछताछ में वो अलग है, और पुलिस अगर गिरफ्तार भी कर लेती तो वो जेल चले जाते, तो फिर झड़ाई फुड़ाई अलग लग जाती कि पहले लोअर कोर्ट जाओ, फिर सेशन कोर्ट जाओ, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाओ, और फिर वहां से रिलीफ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट आओ। और वैसे भी अडानी के मामले में वहां लोअर कोर्ट और जो है सेशन, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट स्तर से और हाई कोर्ट स्तर से कोई राहत जो है किसी भी उसको, जब राहुल गांधी को नहीं मिली तो और लोगों की क्या औकात है?